नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में अपन ने लासा के यात्रा में वहाँ के सामाजिक जनजीवन के बारे में पढ़ा। अब अपन आगे विशाल मैदान तिरडी के विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। अब हम तिरडी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिरडी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में ले लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिरडी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसीलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु, जिन्हें नमसे कहा जाता है, बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसीलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिरडी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल दिए। आगे देखिए। शब्द संपदा। शब्द संपदा में आपको कठिन शब्द करने हैं। देखिए, डांडा यानी ऊंची ज़मीन, थोड़ेला तिब्बती सीमा का एक स्थान, भींटे यानी टीले के आकार का ऊंचा स्थान, कंडे गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम में आते हैं, सत्तू भुने हुए अन्न जौ या चना का आटा, थुक्पा सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ।
गंडा मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। चीरी यानी फाड़ी हुई। भरिया यानी भारवाहक। सुमति लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोबज्ड शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमित नाम से पुकारा है। पहला प्रश्न देखिए अभ्यास प्रश्न में, थोडेला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर में लिखना, तिब्बत में इस मार्ग पर जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे। तब से यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे, इसलिए जाते समय सुमति के परिचितों के कारण भिखमंगे वेश में होने के बावजूद ठहरने का अच्छा स्थान मिला। दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में होने पर भी ठहरने को उचित स्थान उन्हें प्राप्त हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर में लिखना, सन 1929-30 के तिब्बत में हथियार रखने के विषय में कोई कानून नहीं था, इसलिए लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। दूसरे, वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटपाट का भय बना रहता था।